नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की और उन्हें बधाई के साथ उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनसे मुलाकात की और सीएम आदित्यनाथ ने पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर नवीन को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा कि आपके कुशल नेतृत्व, संगठनात्मक अनुभव और दूरदर्शिता से पार्टी को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी और लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूती प्राप्त होगी। सीएम योगी ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में आप अंत्योदय के पथ पर चलते हुए अपनी निष्ठा और समर्पण से संगठन को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे एवं सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं और राष्ट्र प्रथम के भाव को और मजबूत करेंगे। आपके उज्जवल कार्यकाल हेतु अनंत शुभकामनाएं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अपने दादा फिरोज गांधी का वर्षों पुराना खोया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस मिला। राहुल अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर थे। फिरोज गांधी के इस ड्राइविंग लाइसेंस को रायबरेली में एक स्थानीय परिवार ने दशकों तक संभाल कर रखा था और अब उसे गांधी परिवार को सौंप दिया गया है। राहुल ने ये लाइसेंस व्हाट्सएप पर सोनिया गांधी को भी भेजा। यह लाइसेंस रायबरेली प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट की आयोजन समिति के सदस्य विकास सिंह ने राहुल को दिया। यह घटना उनके 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन हुई। विकास सिंह ने कहा कि वर्षों पहले रायबरेली में एक कार्यक्रम के दौरान मेरे ससुर का यह ड्राइविंग लाइसेंस मिला था और कांग्रेस सांसद राहुल के रायबरेली आने की जानकारी मिलने पर मेरे परिवार ने इसे सौंपना अपना कर्तव्य समझा। भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पहने राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव के पोस्टर शहर में चस्पा किए गए थे। इस पोस्टर ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस लोकसभा की तरह फिर से सीटों का बंटवारा कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की श्रावस्ती में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे की सील हटाने के लिए आदेश के बाद प्रदेश के ऐसे अन्य मदरसों को राहत की उम्मीद जगी है। हालांकि अब यह सवाल बरकरार है कि क्या नेपाल सीमा के नजदीकी जिलों समेत प्रदेश भर में इसी आधार पर बंद किए गए सैकड़ों मदरसों से सील हट जाएगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से प्रदेश में करीब 16,460 मदरसे मान्यता प्राप्त है और मदरसा बोर्ड ने साल 2017 में नए मदरसों को मान्यता पर अघोषित रोक लगा रखी है और इस पर बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन इफ्तिकार अहमद जावेद ने शासन का वर्ष 2022 में मानक पूरा करने वाले मदरसों को मान्यता देने के लिए सर्वे करने का प्रस्ताव भेजा था। शासन के सर्वे में प्रदेश में 8,449 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे और मकतब सामने आए। इसके बाद जिलों में बने कमेटियों ने मदरसों का संचालन बंद करने और गैर मुस्लिम बच्चों की सूची उपलब्ध कराने का नोटिस देकर कार्रवाई शुरू कर दी। नेपाल के सीमावर्ती जिलों के मदरसों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई थी। सर्वे के मुताबिक श्रावस्ती, बहराइच और सिद्धार्थनगर में ही 500 से ज्यादा मदरसे बंद कर दिए गए थे और कई जिलों में मदरसे ध्वस्त भी किए गए थे, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश से उन्हें उम्मीद जगी है। जौनपुर से सपा सांसद और पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के करीबी देशराज सिंह की कानपुर रोड स्थित 100 करोड़ रुपए की कीमत की भूमि अब सरकारी हो गई है। इसे आयकर विभाग ने मार्च 2023 में बेनामी संपत्ति निषेध अधिनियम के तहत जब्त किया था। विभाग के आदेश को नई दिल्ली स्थित निर्णायक प्राधिकार ने सही पाया है। अब आयकर विभाग इस संपत्ति को अपने कब्जे में लेने के बाद नीलाम कर सकता है। आयकर विभाग को इस संपत्ति के बारे में देशराज सिंह के कानपुर स्थित आवास पर मई 2022 में मारे गए छापे के दौरान सुराग मिला था और यह छापा आयकर विभाग के राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स की बेनामी संपत्तियों का पता लगाने वाले ऑपरेशन बाबू साहब 2 अभियान के तहत मारा गया था। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आयकर विभाग ने सरोजनी नगर में उद्यमिता विकास संस्थान के निदेशक देवेंद्र पाल की कार से 30 लाख रुपए की नकदी बरामद की थी और इसके बाद लखनऊ, दिल्ली, गाजियाबाद में कई ठिकानों पर छापे में पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के 2 करीबियों कानपुर के राजू चौहान और देशराज सिंह कुशवाहा के बारे में पता लगाए गए। तो जो प्रॉपर्टी डीलर थे उनके ठिकानों से तमाम बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे। ईडी बाबू सिंह कुशवाहा की करीब 100 करोड़ रुपए की कीमत की संपत्तियों को अब तक जब्त कर चुका है।
यूपी के सहारनपुर में 4 हत्या और खुदकुशी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। संग्रामीण ने 1 साल पहले भी परिवार को खत्म करने का प्रयास किया था, साथ ही खुदकुशी की भी कोशिश की गई थी। संग्रामीण अशोक के साले ने यह खुलासा किया है कि सहारनपुर के नुकुड़ के सरसावा में 5 शव पोस्टमार्टम के लिए चले जाने के बाद गांव खारीबास पहुंचे और मृतका अंशिता के हरियाणा के यमुनानगर जिले के गांव नंदगढ़ निवासी भाई राहुल ने बताया कि करीब 1 साल पहले भी जीजा अशोक ने पूरे परिवार को नींद की गोलियां देकर मारने की कोशिश की थी। हालांकि गनीमत रही थी कि सभी सकुशल बच गए थे। राहुल ने बताया कि सरसावा का वह मंजर अभी तक उनके दिमाग में घूम रहा है। बताया जाता है कि शव देखकर लग रहा है कि गोली मारने से पहले उन्हें नींद या नशीली गोलियां दी गई होंगी, क्योंकि अभी सभी अपने बिस्तर पर थे और देखकर नहीं लग रहा था कि उनके साथ कोई हाथापाई हुई हो। और पुलिस ने घटनास्थल से एक साक्ष्य को एकत्रित किया ताकि जांच में कोई परेशानी ना हो। अशोक और उसकी पत्नी के मोबाइलों को कब्जे में ले लिया गया है। अब पुलिस ने दोनों की कॉल डिटेल्स खंगालेगी। दोनों के मोबाइल पर आखिरी कॉल्स किसने और कब की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीने में भी गोली लगने की पुष्टि हुई है। अशोक राठी के पास से 3 देसी पिस्टल मिली हैं और मौके पर 8 से 10 कारतूस के खोखे मिले हैं। डीआईजी अभिषेक सिंह, डीएम मनीष बंसल, एएसपी आशीष तिवारी ने जांच की है और अभी आगे की जांच जारी है। में कौशिक विहार कॉलोनी में सुबह सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर जो है 5 लोगों की डेड बॉडी एक बंद घर के अंदर जो है मिली है। तो उसमें इमीडिएटली पुलिस ने यहाँ पर आई है। मौके पर मौका मुआयना मेरे द्वारा और डीआईजी साहब के द्वारा दोनों के द्वारा किया गया है। उसमें जो घटनास्थल पर एक चीज़ देखी जा रही है, जो अशोक राठी हैं जो अमीन के पद पर यहाँ तैनात थे, उनके पद में 3 पिस्टल पड़ी दिख रही है और एक ही कमरे में जो 5 सदस्य हैं करके उसमें माँ है और हैं, 2 लड़के हैं, उनकी डेड बॉडी है। उसमें पॉइंट ब्लैंक किया गया है, सिर्फ में जो है गोली लगी है और सिर्फ पे जो है ब्लैकिंग भी है, क्लोज पॉइंट रेंज से मारा गया है। मेडिकल हिस्ट्री जो अमीन की है उसको भी चेक किया जा रहा है, सभी एंगलों को देखा जा रहा है। यूपी के संभल में 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे के अनुसार बवाल से जुड़े मामले में अहम घटनाक्रम सामने आया है। इस मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का अचानक तबादला कर दिया गया है। उन्हें सुल्तानपुर में सिविल जज यानी सीनियर डिवीजन के पद पर तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले संभल निवासी यामीन ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी थी। उन्होंने बताया कि 24 नवंबर को उनका बेटा आलम घर से ठेले पर बिस्कुट बेचने निकला था और उसी दौरान इलाके में बवाल हो गया और फायरिंग शुरू हो गई। यामीन ने अपनी अर्जी में आरोप लगाया था कि उस समय के संभल के सीओ अनुज चौधरी और तत्कालीन कोतवाल अनुज तोमर ने खुद गोली चलाई थी और इसके अलावा उन्होंने कुछ अन्य पुलिसकर्मियों पर भी फायरिंग का आरोप लगाया था। यामीन ने कहा था कि पुलिस उन्हें परेशान कर रही है, इसलिए वह न्याय के लिए अदालत पहुंचे हैं। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीजेएम विभांशु सुधीर ने सीओ अनुज चौधरी, कोतवाल अनुज तोमर समेत 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसी बीच सीजेएम विभांशु सुधीर के तबादले का आदेश जारी हो गया और इसके बाद संभल और चंदौसी के अधिवक्ताओं के बीच इस तबादले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में दिन दहाड़े एक शिक्षिका के नृशंस हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। यह वारदात अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के गांधी आश्रम इलाके के सामने हुई, जहां पति ने अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति समेत सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की पहचान सोनी सिंह के रूप में हुई है, जो एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का कार्य करती थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पति उमा शंकर सिंह की पत्नी की कथित अवैध संबंधों पर शक था और इस शक के चलते उसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि हत्या के समय आरोपी पति और उसकी पत्नी घर में ही मौजूद थे और मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति उमा शंकर सिंह, सास और ससुर के खिलाफ हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जांच के दौरान पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी उमा शंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और नगर मीडिया प्रभारी के पद पर कार्यरत है। हालांकि पुलिस का कहना है कि कानून सभी के लिए समान है और किसी भी मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कोहरे में आई कमी के साथ ठंड से राहत मिली है, जो आगे भी जारी रहने की संभावना है। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आगामी 48 घंटों में तापमान में थोड़ी गिरावट के उपरांत उत्तरोत्तर 2 पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से 22 जनवरी से प्रदेश में बारिश की संभावना बनी हुई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होगी और वहां बृहस्पतिवार को हल्की बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वांचल में आगामी 48 घंटों के दौरान इसमें क्रमिक गिरावट के बावजूद तापमान के सामान्य के आसपास या इससे अधिक रहने के आसार हैं। कोहरे में आई कमी के कारण ठंड से राहत मिली थी, लेकिन उत्तरोत्तर से 2 सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से 22 जनवरी की देर रात पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वर्षा का दौर शुरू होकर 23 जनवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश तक व्यापक वर्षा होने की संभावना है। 22 से 23 जनवरी के दौरान
न्यूनतम तापमान में पूरे 3 से 5 डिग्री की संभावित बढ़ोतरी होगी और 22 जनवरी को शुरू हुई बारिश कई दिनों तक छिटपुट रूप से चलती रहेगी, जिससे प्रदेश में ठंड बढ़ने के आसार हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।